हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास डिस्कस करेंगे अपना सैंपल पेपर, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा था क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे होता है, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हमने देख लेते हैं, हम सिर्फ बायो के क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पास आए हैं और वो आपने सॉल्व भी किए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे आज और कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो इस प्रकार से था, जिसमें आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात की गई थी। आपसे पूछा गया था एक प्योर टॉल प्लांट का जो क्रॉस है वो प्योर ड्वार्फ प्लांट से जब करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, सेकेंड जो पेरेंट है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। आपको बताना था कि वो जो ड्वार्फ प्लांट है उसकी कैरेक्टर के साथ क्या हुआ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हाट हैपन टू द ट्रेड्स ऑफ द ड्वार्फ प्लांट्स, डिस्क्राइब विद फिगर। तो जो हमने डिस्क्राइब किया था और हमने कहा था क्योंकि जो ड्वार्फ प्लांट है यहाँ पर वो अपने कैरेक्टर को तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब है कि जब दोनों एलील जो हैं वो सेम ट्रेट को क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो क्वेश्चन आपसे बना है ये बना है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता के नियम से। इस नियम के कुछ अपवाद भी आते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं। दो अपवाद के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था, कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। हमने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, ठीक है। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट ट्रेट्स वाले प्लांट्स के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट के कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे। जिस पेरेंट के कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं उसे हम डोमिनेंट पेरेंट कहते हैं और उस कैरेक्टर को हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। जो पेरेंट अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे हम रेसेसिव पेरेंट कहते हैं और उस कैरेक्टर को हम रेसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। डोमिनेंट यानी कि प्रभावी, रेसेसिव यानी अप्रभावी। प्रभावी आप समझते हैं जो अपना प्रभाव दिखा पा रहा है, वो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया है। अब इसमें याद रखने वाली चीजें एक तो ये है कि इसमें इस लॉ में आपको दो टाइप के रेशियो मिलते हैं। एक तो फिनोटिपिक रेशियो है, एक तो फिनोटिपिक रेशियो है जो है 1:2:1 और एक है जीनोटिपिक रेशियो जो है अच्छा, फिनोटिपिक रेशियो ये नहीं होगा, फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1। ठीक है, एक तो हमने ये चीज प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। दूसरा हमने बोलना है यहाँ पर इसके अपवाद कौन से होते हैं, एक्सेप्शन या अपवाद। ठीक है, इसके दो अपवाद आते हैं। एक तो पहले आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो यहाँ पर देखा गया था वो किसमें देखा गया था, 4 o'clock प्लांट या मिराबिलस जलापा में, जिसमें आपने देखा था कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक जो दोनों रेशियो हैं, बोथ रेशियो वो 1:2:1 आया था। 1:2:1 आया था। ठीक है, दोनों जो रेशियो है ये सेम है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों सेम है। दूसरा हमारे पास आया था यहाँ पे कोडोमिनेंस। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आपके पास, एक तो आपने कहा था कि जब आपने एक रेड कलर की काव को एक व्हाइट कलर की काव के साथ क्रॉस कराया था, या फिर आपका जो एग्जाम्पल आया था वो आया था ब्लड ग्रुप का। ठीक है,
कोडोमिनेंस को आप कहते हैं सह प्रभाविता, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आप कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाया गया था। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27। ये जो क्वेश्चन आपके पास आता है 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है। सबसे पहला है यहाँ पे, या तो आप इस सेगमेंट को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, या इस सेगमेंट को करेंगे। दोनों दो पार्ट में है। 4 नंबर का है तो 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है। अगर ये नहीं सॉल्व करते हैं, ये करते हैं, तो आपने कहा 2 नंबर का ये होगा और 2 नंबर का ये होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, आपने कहा कि नोट्स इन डिटेल में आपको नोट्स देना है बाइनरी फिजन में, ठीक है। तो सबसे पहले द्विविखंडन, द्विखंडन जिसे कहते हैं, बाइनरी फिजन। सबसे पहले बाइनरी फिजन के बारे में बात करते हैं। बाइनरी फिजन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन का ये प्रकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाइनरी फिजन है वो रिप्रोडक्शन का प्रकार है। इट मीन्स कि हमें रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहा है। पहले तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, ठीक है, उसका हम डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। तो अगर बाइनरी फिजन या द्विविखंडन को मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैंने कहा कि जो यहाँ पे द्विखंडन या द्विविखंडन, आप जो द्विखंडन है, अलैंगिक जनन का प्रकार है, जिसमें एक जनक कोशिका से दो नई कोशिका, जिन्हें आप डॉटर सेल या संतति कोशिका भी कहते हैं, दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन है। इसके बाद आपको, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आया है, इसके बाद आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, इसका एग्जाम्पल क्या है या उदाहरण क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है अमीबा। जल्दी से बताइए, जल्दी से डायग्राम बनाइए नीचे से कि अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वो किस प्रकार से होता है। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे मल्टीपल फिजन कैसे होते हैं। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बताएंगे बाइनरी फिजन की। चलिए, तो आपने अगर डायग्राम बनाया है बाइनरी फिजन का, तो कैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है बाइनरी फिजन को। हमने कहा अमीबा का कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं होती है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, अमीबा का क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। यहाँ पे छोटे छोटे फूड वैक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा बाइनरी फिजन को दिखा रहे हैं प्रकार से। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, ये हमने क्या देखा, जो न्यूक्लियस है उसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है इस प्रकार से। यानी कि न्यूक्लियस जो है इस प्रकार से स्ट्रेच हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब हमने क्या देखा यहाँ पर, अमीबा में 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पर प्रकार से, ठीक है। एंड एट लास्ट हम देखते हैं अमीबा जो है वो डिफरेंट सेल में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। ये जो आपके पास आती हैं वो है टू डॉटर सेल हैं, और ये जो आपके पास है ये है यहाँ पर पेरेंट सेल है, पेरेंट अमीबा सेल है। इसी प्रकार से आपने डायग्राम बनाया है अगर, तो आपको क्या करना है,
यहाँ पर सबसे पहले तो बाइनरी फिजन दिखाना है। बाइनरी फिजन जो होता है इसमें आप एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक और लाइन ऐड कर सकते हैं। द्विखंडन अलैंगिक जनन का प्रकार है जिसमें एक जनक कोशिका से दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को आप द्विखंडन या बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन में दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। इसके अलावा जो फिजन होता है या जो खंडन होता है वो क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन में बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक लाइन और ऐड आप कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ इम्पोर्टेंट क्या है आपका, दोनों इम्पोर्टेंट है, बट अगर आपने डायग्राम बनाया है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपको नोट्स अगर बोला गया कि नोट्स लिखिए क्योंकि 2 नंबर का है तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने डेफिनेशन लिख लेनी है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे तो सिर्फ एक या एक से ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 नंबर, आपने बहुत अच्छे वहाँ पे आंसर किया भी है तो आपको कंप्लीट जो नंबर है वो नहीं मिलेंगे जब तक आपने डायग्राम नहीं बनाया। तो डायग्राम ईजी है, ऐसा नहीं है कि टफ होगा यहाँ पर या आपको समझ नहीं आ रहा है या याद करने की आवश्यकता है। इजी है तो एक बार आप लोग अपने आंसर को देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं इसके सेकंड टाइप के बारे में जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर हम बात करेंगे, आपने नोट कर लिया है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, यहाँ पर अलैंगिक जनन का प्रकार है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो मोस्टली पाया जाता है प्लांट्स में। कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप किसे कहते हैं, तो हमने कहा हमारी हेडिंग है यहाँ पर ये या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोला गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, हमने कहा पौधे के कायिक भाग। आंसर आपका यहाँ पर है, ठीक है। पौधे के कायिक भागों। अब कायिक भाग कौन है, जड़ है, तना है और पत्ती है, द्वारा नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। आगे आप आंसर पूरा कर लेंगे। हमने बोला पौधे के कायिक भाग यानी जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल आप लिखेंगे, जैसे कि आपने कहा कि अगर जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन हो रहा है तो उसके एग्जाम्पल आप नोट करेंगे, पत्ती के द्वारा हो रहा है तो उसके एग्जाम्पल करेंगे, तने के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास आ जाते हैं, जैसे आलू आ गया है, जैसे अदरक आपके पास आ जाता है, जैसे गन्ना आप लगाते हैं, ठीक है, जैसे रोज की जो टहनी है वो लगाते हैं। लीव्स में जो एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम हमने एग्जाम्पल देखा था, तो यहाँ पर एग्जाम्पल मस्ट है, आप एग्जाम्पल को यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। क्लियर है इतना, तो आपका जो पहला सेगमेंट है कंप्लीट होता है, ठीक है। एग्जाम में आप दोनों में से एक ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन हमने कहा जब आप सॉल्व कर रहे हैं पेपर, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप सारे क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसमें कहा गया निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। क्या है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं वो आपको बताना है। तो चलिए, अगर हमें निषेचन को समझना है क्योंकि आपने जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, क्या बोला गया था, एक टॉल प्लांट का क्रॉस एक ड्वार्फ प्लांट से कराया जाता है जो कि यहाँ पर होते हैं पेरेंट्स, फिर यहाँ पर बनते हैं गैमीट, ये बना गैमीट और ये बना गैमीट, ठीक है।
अब हमने कहा गैमेट जो होंगे वहां पे वो दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। हमेशा मेल गैमेट से फीमेल गैमेट ही फ्यूज करता है, मेल गैमेट आपस में या फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से ही फ्यूज करेगा। ये जो गैमेट है इनका जो फ्यूजन हो रहा है और इनके फ्यूजन से हमने कहा कि दोनों जो यहाँ पर एलील हैं वो साथ में आ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं फ्यूजन। ये तो है यहाँ पे जेनेटिक की लैंग्वेज में, लेकिन अगर हम जेनेटिक की लैंग्वेज से हट करके अगर इसका आंसर करें तो हमने क्या बोला है देखिए, हमने बोला ये है मेल, ये है फीमेल। दोनों में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो होता है 46 क्रोमोसोम, या फिर इसे हम 23 पेयर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम होगा कि टोटल नंबर 46 हैं या 23 पेयर। ठीक है, P4 पेयर जोड़े हैं। ठीक है, सेम नंबर होते हैं क्रोमोसोम के। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर होती है क्या, गैमीट फॉर्मेशन। क्या होगा यहाँ पर, गैमीट फॉर्मेशन या युग्मक निर्माण कहते हैं इसे। तो गैमीट क्या हुआ फिर, जिसे आप क्या कह रहे हैं, युग्मक कह रहे हैं। ये क्या होता है, गैमीट एक प्रकार की क्या है, सेल है, एक प्रकार की कोशिका है जो प्रजनन में भाग लेती है तथा नई संतति के निर्माण में क्या हो, के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। गैमेट, कोई भी गैमेट हो, मेल गैमेट है फीमेल गैमेट, एक प्रकार की क्या है, सेल है, एक कोशिकीय सेल है। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे हमेशा, क्योंकि गैमेट से ही क्या होगा, जब गैमेट फ्यूज होंगे, गैमेट संलयित होंगे या गैमेट मिक्स होंगे तभी यहाँ पे नई संतति बनती है। जब भी गैमेट बनते हैं, आपने कहा हर सेल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गैमेट एक सेल है और हम बात करें कि हमारी हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े का मतलब क्या होता है, 23 × 2। ठीक है, 23 जोड़े का मतलब ये होगा, यानी कि हम कहें कि ये एक सेल है और इसमें क्या है, दो क्रोमोसोम है, या तो मैं कहूँ कि इसमें दो क्रोमोसोम है या मैं कहूँ इसमें क्या है, एक जोड़ी क्रोमोसोम है, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, अब हम क्योंकि छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं और अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं तो हम इतना समझते हैं कि जोड़े का मतलब क्या होता है, जोड़े का मतलब होता है दो। ठीक है, पेयर का मतलब क्या होता है, दो होता है। तो 46 क्रोमोसोम कहूँ मैं या 23 पेयर कहूँ, दोनों एक ही बात है। अब हमने कहा कि हर एक सेल में क्या होते हैं, कितने क्रोमोसोम आपके होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब इन स्पेशल टाइप की सेल का फॉर्मेशन होता है जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, गैमीट कह रहे हैं। अब मेल में अगर बना तो इसे हम कहेंगे मेल गैमीट, और फीमेल में बना तो इसे हम कहेंगे फीमेल गैमीट। इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो 23 क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम। और फीमेल गैमेट में भी कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गए हैं, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई है। तो जब क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं। और हाफ से एक चीज आप याद रखेंगे, हैप्लॉइड। दोनों, ये दोनों के लिए हैप्लॉइड है। ठीक है, इसमें भी हाफ हुआ है, इसमें भी हाफ हुआ है, तो हैप्लॉइड को, हाँ, हाफ को हम कहेंगे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड आप याद रखेंगे हाफ से, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया तो हम हैप्लॉइड कह रहे हैं। अगर क्रोमोसोम का नंबर फुल है तो उसे हम कहते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को कैसे याद रखेंगे, हाफ का जो डबल होता है उसे हम क्या कहेंगे, फुल कहते हैं। हाफ का डबल फुल ही होता है। अगर हम कहेंगे 23 का डबल और 46 ही होगा तो हमने कहा इसे हम क्या करेंगे, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब होता है डबल। डबल से आप डिप्लॉइड याद रखेंगे, हाफ से आप हैप्लॉइड याद रखेंगे। हमने कहा यहाँ पर कंडीशन आ जाती है हैप्लॉइड, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम ही आगे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मल सेल जो होती है उसमें इस प्रकार से आप क्रोमोसोम देखते हैं, लेकिन अगर एक गैमीट होता है तो उसमें आप इस प्रकार से क्रोमोसोम देखते हैं, आधे हो जाते हैं। अगर यहाँ 2 हैं तो यहाँ 1 हो गए हैं, यहाँ 46 है तो यहाँ कितने हो गए हैं, 23 हो गए हैं। इतनी बात क्लियर है। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट क्या होगी, यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर के बनाएंगे जाइगोट को। क्या बनाएंगे, फ्यूज होकर के जाइगोट को। ठीक है, मेल और गैमेट
सनलाइट हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, किसी भी टर्म का यूज करेंगे, लेकिन सबसे जो सटीक जो आपका टर्म होता है वो क्या होता है यहाँ पे, फ्यूजन या सनलाइट, जो दोनों शब्द आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जाइगोट का निर्माण होता है, दोनों मिक्स हो गए हैं। मिक्स होने का मतलब है कि सारे जो इनके कैरेक्टर हैं, सारे जो क्रोमोसोम है वो मिक्स हो गए हैं। मिक्स होने का मतलब है कि दोनों को मिला करके जाइगोट बनता है। जाइगोट भी क्या है, एक सिंगल सेल है, ये भी क्या है, एक कोशिका है। अभी इस कोशिका में मेल गैमेट के 23 क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं और फीमेल गैमेट के 23 क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं, और इसमें टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए हैं, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम आ गए हैं। ठीक है, आगे जाके यही जो जाइगोट है, आगे जाके यही जाइगोट क्या करेगा, यहाँ पे एक पूरे बेबी का फॉर्मेशन करता है, पूरे एक जो यहाँ पर आपने कहा कि जो नई संतति है उसका निर्माण करता है। तो अब हमने कहा कि नॉर्मल सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो इतना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर गैमेट आधे नहीं हुए होते तो क्या होता, 46 प्लस 46 होता, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन होती। हमें नॉर्मल कंडीशन लेके आनी थी 46 क्रोमोसोम, तो यहाँ पर क्या हुआ हमने, यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर क्या हुआ, आधे हो गए हैं, और जब आधे हो गए हैं तो दोनों को मिला करके एक नॉर्मल सेल का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। आपने कहा ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो क्या बोलूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगी तो एक सिंपल सी चीज हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को, या नर और मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को आप इसी प्रकार से डायग्रामेटिक वे में डिफाइन करेंगे, और आप यहाँ पर दिखाएंगे कि ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये जो एरो हमें दिखाता है, यही फर्टिलाइजेशन को यहाँ पर दिखाता है। तो सिंपल से या तो आप डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छी बात है, या एक डेफिनेशन आप लिख लेंगे, क्योंकि इसी का दूसरा पार्ट है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर को बताना। क्या अंतर होता है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो फर्टिलाइजेशन है उसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इन दोनों में डिफरेंस को बताएंगे। आपने कहा फ्यूजन ऑफ अ हैप्लॉइड मेल गैमेट स्पर्मेटोजोआ एंड अ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट ओवम टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल द जाइगोट इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक अगुणित नर युग्मक जिसे शुक्राणु कहते हैं और एक अगुणित मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे निषेचन कहा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज डेफिनेशन पढ़नी, लेकिन ध्यान रखिए जो आप अपनी डेफिनेशन लिखेंगे वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, और पूरी जो डेफिनेशन है, पूरा जो अर्थ है वो उसमें निहित होना चाहिए, वरना अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। या तो आप अपनी एक ऐसी डेफिनेशन बनाइए जो आप इजिली याद कर सकते हैं, और जो इसमें सारे जो मीनिंग है वो वहाँ पे इंक्लूड होती हैं। एक बार आप लोग पढ़ लेंगे फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन को। चलिए, ये हमने बात किया फर्टिलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। जल्दी से डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो हमने कहा जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये आंतरिक निषेचन है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये बाह्य निषेचन है। सबसे पहले मीनिंग क्या है, आपने कहा फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। फीमेल की बॉडी के अंदर जब गैमेट का फ्यूजन होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। एंड यूनियन ऑफ द गैमेट इन एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और वाटर बॉडीज इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगर गैमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है, पानी में होता है, उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, जो कि आपने फ्रॉग में पढ़ा है। ठीक है, आपने कहा क्वांटिटी बोले तो लेजर इज रिलीज एंड डिपॉजिटेड इनसाइड द फीमेल बॉडी। इनकी संख्या जो होती है, गैमेट की संख्या कम होती है। यहाँ पे आपने कहा मल्टीपल गैमेट बोथ मेल एंड फीमेल आर रिलीज्ड इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, की बहुत सारे यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है गैमेट इन्वॉल्व, आपने कहा ओनली मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज इनटू द फीमेल जेनेटर ट्रैक्ट। सिर्फ यहाँ पे जो मेल गैमेट है वही मूव करता है, फीमेल गैमेट यहाँ पे क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही रहती है। यहाँ पर आपने कहा बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज इनटू एक्सटर्नल सराउंडिंग। बाह्य निषेचन में क्या होता है, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट को रिलीज किया जाता है पानी में। ठीक है, साइट ऑफ फर्दर डेवलपमेंट, हमने कहा इनसाइड द फीमेल बॉडी, यहाँ पर जो जाइगोट है उसका जो डेवलपमेंट होगा बॉडी के अंदर होगा, और यहाँ पर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसमें जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, पानी में होगा, बॉडी के बाहर होता है। इजी है, आगे बढ़ते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था यहाँ पे,
गर्भ निरोधक की कोई 2 विधियां बताएं। इसी के साथ आपको ओवी पैरस और वीवी पैरस के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो ओवी पैरस और वीवी पैरस में आपको क्या चीजें बताई गई हैं, एक बार आप लोग टेबल को देख लेंगे। हमने कहा है कि वीवी पैरिटी, ओवी पैरिटी एंड ओवी वीवी पैरिटी, ठीक है, नो सच टाइप। यहाँ पे दोनों में अभी क्या चल रहा है, डिफरेंस ही चल रहा है। कौन है यहाँ पे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। नेक्स्ट आपने कहा जो मेरिट्स होती है, क्या मेरिट्स है यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। आपने कहा क्या इसके क्या है फायदे, क्या है, आपने कहा हाई सर्वाइवल चांसेस ऑफ as nourished by a parent, successful fertilization rate is high and chances of a success of survival is harsh condition। आपने कहा यहाँ पर क्या है, एक तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है। दूसरा आपने कहा कि यहाँ पर पेरेंट जो है वो क्या कर रहा है, अपने बच्चे को नरिश कर रहा है, तो उसमें सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमने कहा क्योंकि बॉडी के अंदर यहाँ पे डेवलप हो रहा है जो न्यू बेबी है, या फिर आपने कहा कि जो जाइगोट है वो हार्श कंडीशन से वो क्या होता है, बचा हुआ रहता है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के मेरिट्स के, आपने कहा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर मैनी, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, बहुत ज्यादा संतति बनती है। फाइंडिंग अ मेट रिक्वायर्स लेस एनर्जी, यहाँ पर मेट को ढूंढने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड कंपटीशन बिटवीन द पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज लेस, यहाँ पे जो चाइल्ड होते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में जो कंपटीशन होता है फूड के लिए, वो क्या होता है, कम होता है। डीमेरिट्स अगर हम देखें तो हमने कहा जो आंतरिक निषेचन, उसमें का फाइंडिंग अ मेट रिक्वायर्ड मच एनर्जी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपने कहा जो इसके मेरिट्स हैं वो इसके डीमेरिट्स हैं, जो इसके मेरिट्स हैं वो इसके डीमेरिट्स होंगे, ठीक है। कि मेट को ढूंढने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ फॉर्म फ्रॉम द फीमेल काउंटर पार्ट, ठीक है। आपने कहा ज्यादातर जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है वो फीमेल का होता है क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर ही जो है जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है। एंड फ्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, यहाँ पे कम जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस हो पाते हैं। इसके डीमेरिट्स क्या है, आपने कहा एज दे गेट प्रेड अपॉन इजिली एंड लैक ऑफ पेरेंटल केयर रिजल्ट इन लेसर सर्वाइवल चांसेस। आपने कहा क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो यहाँ पर जो प्रे हैं वो इन्हें क्या कर सकते हैं, इजिली खा सकते हैं, जो जलीय जीव होते हैं। आपने कहा क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल केयर नहीं होती है तो सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, किसमें, बाह्य निषेचन में। मोस्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग गो अनफर्टिलाइज्ड फेलिंग टू सर्वाइव अंटिल अ मेच्योरिटी। आपने कहा बहुत सारे तो ऐसे गैमेट्स होते हैं जहाँ पर क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता है, कहीं फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो मेच्योर नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट आपने कहा सर्वाइवल रिस्ट्रिक्टेड टू द मॉइस्ट एंड अ वेट एनवायरनमेंट ओनली। तो यहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं। एग्जाम्पल ये किसमें होता है, आपने कहा रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और ये किसमें होता है, आपने कहा फिश में होता है, एम्फीबिया में होता है, ये आपके एग्जाम्पल आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 जो क्वेश्चन है जिसमें कहा गया रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र का नामांकित चित्र बताइए। फाइटो हार्मोन क्या होता है, मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है। 4 नंबर का, ये 2 नंबर का आपके पास आता है, ठीक है। तो रंध्र, सबसे पहले हमने कहा कि रंध्र किसे कहते हैं। आपने कहा कि जो लीफ होती है, जो पत्ती होती है, उसके लोअर सरफेस पे कुछ क्या से होते, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र का नामांकित चित्र आप बनाएंगे तो आपने कहा ये होते हैं रंध्र। और दोनों ही डायग्राम बनाएंगे आप, एक तो ये डायग्राम बनाएंगे और दूसरा डायग्राम बनाएंगे आप ये वाला, क्योंकि एक तो ओपन स्टोमेटा को दिखाता है और एक क्लोज स्टोमेटा को दिखाता है। ये है क्लोज, ये स्टोमेटा है, ये दोनों क्या है, गार्ड सेल है, और ये क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। आपने कहा क्या पत्ती के सिर्फ निचली सतह पे पाया जाता है, हमने कहा नहीं, ऊपरी सतह पे भी पाया जाता है, लेकिन मोस्टली कहाँ पे होते हैं, लोअर सरफेस में होते हैं। तो ये है स्टोमेटा, और स्टोमेटा की डेफिनेशन है, एक बार आप लोग इसे पढ़ लेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पे स्टोमेटा पढ़ लिया होगा, क्योंकि हमने बहुत बार ये चीजें डिस्कस की हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हॉर्मोन्स के बारे में बात करते क्या होते हैं हॉर्मोन्स। आपने कहा हॉर्मोन्स कुछ केमिकल्स मैसेंजर होते हैं जो कि कहाँ से सिक्रिएट होते हैं, सिक्रिएटेड बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल। दे आर रिलीज्ड इन अ टिनी अमाउंट, बहुत कम मात्रा में ये रिलीज होते हैं। हॉर्मोन्स आर स्लो टू फंक्शन बट देयर इफेक्ट्स आर कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग। आपने कहा कि इनका जो यहाँ पे असर होता है वो आराम से होता है, धीरे से होता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है, देर तक रहता है। फाइटो हार्मोन कौन से होते हैं, फाइटो का मतलब होता है जो प्लांट से रिलेटेड है, यानी कि प्लांट हार्मोन के बारे में बात हो रही है। प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ऑल टर्म्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइब
फाइटो हार्मोन क्या क्या बोलते हैं हम, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस इन्हें कहते हैं, प्लांट हार्मोन इन्हें कहते हैं, या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन्हें कहते हैं, और इन्हें फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। दे आर स्मॉल सिंपल कंपाउंड विद अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑक्सिन पार्टिसिपेट इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज। ऑक्सिन क्या है, फाइटो हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड क्या है, फाइटो हार्मोन है। आपका एब्सिसिक एसिड प्ले एन एसेंशियल रोल इन प्लांट रिस्पॉन्सेज टू बाउंस एंड बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन स्ट्रेसेस। ठीक है, ये हमने हार्मोन्स के बारे में बात की है, क्या क्या हार्मोन्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सिन है। फाइटो हार्मोन की अगर हम बात करें तो हमने का क्या क्या एग्जाम्पल है, ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, और एब्सिसिक एसिड है। ये फाइटो हार्मोन आते हैं, क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं ये आपको करने हैं। तो इसी के साथ हमारा जो सैम्पल पेपर है उसमें जितने भी बायो के क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे क्या किए हैं, रिवाइज किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, ये सैम्पल पेपर था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर 2024 या 23 कोई किसी भी ईयर का हम एक क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे और देखेंगे क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं यहाँ पर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।